हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो में हम 1857 के रिवोल्ट के कॉजेज़ को डिस्कस करेंगे। इसे हम 6 पॉइंट में कवर करने वाले हैं। इकोनॉमिक कॉज, पॉलिटिकल कॉज, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज, मिलिट्री कॉज, सोशल रिलीजियस कॉज और अदर कॉजेज़। जो दो कॉजेज़ हैं, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है। इस वीडियो में हम केवल इन बाकी के चारों कॉजेज़ को पहला है एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज में है कि रैम्पेंट करप्शन इन कंपनीज एडमिनिस्ट्रेशन, स्पेशली अमंग द पुलिस, पेटी ऑफिशियल्स एंड लोअर लॉ कोर्ट्स, वाज अ मेजर कॉज ऑफ डिसकंटेंट। मतलब लोगों के बीच डिसकंटेंट, मतलब गुस्से का कारण क्या था कि जो कंपनी के एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, जैसे कि पुलिस हो गया, जो लोअर लेवल के ऑफिशियल्स थे, लोअर लॉ कोर्ट्स थे, उनमें बहुत ज़्यादा करप्शन भर चुका था। और नॉर्मल लोगों का इंटरेक्शन तो लोअर एडमिनिस्ट्रेटर से ही होता है। जो अपर लेवल पे रहते हैं एडमिनिस्ट्रेटर, उनसे तो ज़्यादा इंटरेक्शन होता नहीं है। तो जो लोअर पे थे, उन्हीं में इतना ज़्यादा करप्शन भर गया था कि कुछ भी काम के लिए जो नॉर्मल पीपल है उनको बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़ता था। जो सेकेंड है वो है मिलिट्री कॉज। द मिलिट्री अथॉरिटी फॉरबिड द सिपॉयज टू वेयर कास्ट एंड सेक्टेरियन मार्क्स। जो मिलिट्री अथॉरिटी थी वो सिपॉयज को पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि आप कास्ट और सेक्टेरियन मार्क्स, जैसे कि बियर्ड्स, दाढ़ी हो गया, या फिर टर्बन्स आप नहीं पहन सकते। और उसके बाद 1856 में एक एक्ट भी आया। इन 1856 एन एक्ट वॉज पास्ड अंडर विच एवरी न्यू रिक्रूट अंडर टुक टू सर्व इवन ओवरसीज। जो भी नए भर्ती होंगे सिपॉयज, उनको ओवरसीज सर्व करने को भेजा जा सकता है इफ़ रिक्वायर्ड। ऐसा अगर हुआ तो दिस हर्ट्स द सपॉयज़, ये सपॉयज़ को बहुत हर्ट किया, क्योंकि उस समय जो हिंदूज़ का करंट जो रिलीजियस बिलीफ था, अकॉर्डिंग टू द करंट रिलीजियस बिलीफ और ऑफ हिंदूज़, ट्रैवल अक्रॉस द सीज़ वॉज फॉरबिडन एंड लेड टू लॉस ऑफ कास्ट। ये माना जाता था कि अगर आप सी क्रॉस कर लेते हैं तो वो आपके कास्ट का लॉस हो जाएगा, और ये एकदम सख्त सख्त मना था हिंदू के कस्टम्स में। थर्ड इज सोशल रिलीजियस कॉज। द क्रिश्चियन मिशनरीज ट्राइड टू कन्वर्ट पीपल एंड मेड वायलेंट एंड वल्गर पब्लिक अटैक्स ऑन हिंदुइज्म एंड इस्लाम। दे ओपनली रिडिक्यूल्ड एंड डिनाउंस। उन्होंने जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे, उन्होंने खुले तौर पर निंदा किया था किसका? द लॉन्ग चेरिस्ड कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस ऑफ द पीपल। जो यहाँ के इंडियंस थे, वहाँ उनके कस्टम्स और ट्रेडिशन का खुले तौर पर वो निंदा किए थे क्रिश्चियन मिशनरीज। द एक्चुअल कन्वर्जन मेड बाय देम अपीयर टू द पीपल एज लिविंग प्रूफ ऑफ द थ्रेट टू देयर रिलीजन। तो यहाँ के जो इंडियंस थे, उन्हें ये जो कन्वर्जन कर रहे थे हिंदुइज्म और इस्लाम से क्रिश्चियनिटी में, क्रिश्चियन मिशनरीज, उन्हें लगने लगा था इंडियंस को कि ये एक्चुअल थ्रेट है हमारे रिलीजन के लिए। इसके अलावा द अटेम्प्ट्स एट सोशो रिलीजियस रिफॉर्म सच एज एबोलिशन ऑफ सती, support to widow remarriage, and women's education were seen by a large section of population as interference in the social and religious domains of the Indian society by the outsider। तो ये जो एबोलिश करना चाहते थे सती को, विडो रीमैरिज स्टार्ट करना चाहते थे, या वुमेंस एजुकेशन के लिए जो भी काम कर रहे थे, वो भी इंडियंस को लग रहा था कि वो आउटसाइडर्स का हमारे कल्चर में इंटरफेरेंस है, हमारी सोसाइटी में इंटरफेरेंस है। इसके अलावा रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट भी आया 1850 में, जिसके अकॉर्डिंग क्या था कि विच मॉडिफाइड हिंदू कस्टम्स, फॉर इंस्टेंस डिक्लेयरिंग दैट चेंज ऑफ रिलीजन डिड नॉट डिबार अ सन फ्रॉम इनहेरिटिंग द प्रॉपर्टी ऑफ हिज हेटन फादर। मतलब ये है कि अगर आप रिलीजन अपना चेंज कर देते हैं तो भी आपके फादर की प्रॉपर्टी जो है वो आपको मिलेगी। इसके अलावा और भी रिलीजियस कॉजेज़ थे, जैसे कि रिलीजियस सेंटिमेंट्स वर ऑल्सो हर्ट बाय द ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ टैक्सिंग लैंड belonging to the temples and mosques to their priests, or the charitable institution which had been exempted from taxation by previous Indian rulers। मतलब ये है कि EIC ने फिर मॉस्क्यूज़ और मंदिर और मस्जिद दोनों पे भी टैक्स लगाना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन प्रीवियस जो रूलर्स थे, इंडिया को रूल कर रहे थे, उन्होंने ऐसा नहीं किया था। उन्होंने मंदिर मस्जिदों पे टैक्स नहीं लगाया, लेकिन EIC ने लगाना शुरू कर दिया। तो यही हर्ट किया है नॉर्मल पीपल को। इसके अलावा जो कई लोग जो मुस्लिम्स और हिंदूज़ इस लैंड पे काम करते थे, इस लैंड पे डिपेंडेंट थे, उनका भी रोज़गार चल गया। मोर ओवर द मैनी ब्राह्मण्स एंड the Muslims families dependent on these land were aroused to fury, and they began to propagate that British were trying to undermine the religion of India। जो लास्ट कॉज है 1857 रिवॉल्ट का, वो है फॉरेननेस। मतलब अपने तो अपने होते हैं वाला टाइप। इसका मतलब है कि अनदर बेसिक कॉज ऑफ द अनपॉपुलैरिटी ऑफ ब्रिटिश रूल वाज इट्स वेरी फॉरेननेस। द ब्रिटिश रिमेन्ड परपेचुअल फॉरेनर्स इन द कंट्री, एंड देयर वॉज नो सोशल लिंक और कम्युनिकेशन बिटवीन दैम एंड द इंडियंस। उनके और इंडियंस के बीच में कोई सोशल लिंक नहीं था। उनकी भाषा भी अलग थी, हमारी भाषा भी अलग थी। कोई ऐसा वो अपने आप को सुपीरियर मानते थे और इंडियंस को इन्फीरियर मानते थे। तो ऐसा कोई भी सोशल लिंक नहीं था जिससे जुड़ा जा सके। इसके अलावा अनलाइक फॉरेन कनकरर्स बिफोर देम, दे डिड नॉट मिक्स सोशली even with the upper classes of Indians. Instead, they were filled with racial superiority and treated Indian with contempt and arrogance।
इसके पहले इनके पहले जो भी कनक्वरर्स आए, जैसे मुस्लिम कनक्वरर्स आए, वो यहाँ पे सोशली मिक्स भी हो गए और यहीं पे बस भी गए। लेकिन ऐसा ईआईसी में, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी में नहीं देखने को मिला। वो अपर क्लास से भी सोशली मिक्स नहीं हो गए, क्योंकि उस उनके अंदर था कि वो रेशियली सुपीरियर है और इंडियंस जो है इन्फीरियर है, और वो हमेशा इंडियंस को एरोगेंस से देखते थे। हर फील्ड में ये इंडियंस को इन्फीरियर समझते थे। एग्जाम्पल से देखते हैं कि ऑन प्रोफेशनल लेवल, Indian sepoy was paid one-third salary of the European sepoy. Moreover, there was racial discrimination in the matters of promotion, and Indian sepoys were treated roughly, abused and humiliated. मतलब इंडियन sepoys को वन थर्ड दिया जाता था सैलरी यूरोपियन sepoys का, और उन्हें प्रमोशन में भी दिक्कत होती थी। प्रमोशन भी जल्दी नहीं दिया जा सकता था। वो कुछ ही पोस्ट तक प्रमोट हो सकते थे, उसके ऊपर वो कभी प्रमोट ही नहीं हो सकते थे। तो इस लेवल पे भी वो हमेशा डिस्क्रिमिनेशन करते थे। 1854 में पोस्ट ऑफिस एक्ट भी आ गया, जिसमें कहा गया था कि इन 1854 पोस्ट ऑफिस एक्ट वाज पास्ड विच विथड्रू द फ्री पोस्टेज प्रिविलेजेस ऑफ द सिपॉइज। जो सिपॉइज को फ्री पोस्टेज प्रिविलेजेस मिलते थे, उसको भी वापस ले लिया गया। मोर इमीडिएट कॉज ऑफ सिपॉइज डिससेटिस्फैक्शन वाज द रीसेंट ऑर्डर दैट दे वुड नॉट बी गिवन द फॉरेन सर्विस अलाउंस, जिसे भत्ता कहते हैं, व्हेन सर्विंग इन सिंध और इन पंजाब। तो सिपॉइज जब सिंध और पंजाब के क्षेत्र में जब सर्व करते थे, तो वहाँ पे उन्हें फॉरेन सर्विस अलाउंस मिलता था, भत्ता मिलता था। लेकिन अब ये भी ऑर्डर आ गया कि वो नहीं मिलेगा। दिस ऑर्डर रिजल्टेड इन अ बिग कट इन द सैलरीज ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ देम। द एनेक्सेशन ऑफ अवध, द होम ऑफ मैनी सिपॉइज, फर्दर इन्फ्लेम्ड देयर फीलिंग्स। तो फिर ये आया कि आपको भत्ता नहीं मिलेगा, और उसके बाद जब भत्ता नहीं मिलेगा तो सैलरीज़ कम होंगी, और सैलरीज़ कम होंगी, और ये जो सिपॉइज़ थे वो मैक्सिमम किस रीजन से आते थे, तो अवध के रीजन से। तो फिर अवध का एनेक्सेशन भी हो गया। तो ये सारी जो ये कॉजेज़ थे, क्यूमुलेटिव इफेक्ट था ये 1857 इन सारी कॉजेज़ का।